नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया हो रही है। बिल्कुल आपके कमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इच्छा है आपके पढ़ने की। तो आइए बात हम करते हैं जो बचा हुआ हमारा विभाज्यता रूल था उस पर, फिर हम लास्ट में कुछ बातचीत करेंगे आपसे। तो देखिए, हम लोग 5 तक पढ़ चुके थे और आज है हमारा 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता, ध्यान रखिएगा वो सभी संख्याएं 6 से कटेगी जो 2 और 3 दोनों से कट रही होंगी, वो संख्या निश्चित रूप से 6 से कट जाएगी। अब आप ये बताओ कि अगर कोई भी संख्या है, देखिए मैं अंक को हिडन कर दे रहा हूँ, कोई भी संख्या है अगर वो 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, तो ये तो पक्का है कि अगर 2 से वो कट रही है तो लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। या यूं कहें कि 6 से कटने वाली संख्या का अंतिम अंक हमेशा सम होगा, विषम कभी नहीं हो सकता। देखिए, अब एसएससी में एक सवाल पूछा था और प्रश्न ये पूछा था कि 11 अंकों से बड़ी एक संख्या जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, कभी समाप्त नहीं हो सकती। देखिए भाषा देखिएगा इनका, कभी समाप्त नहीं हो सकती वो संख्या है, संख्या है। देखिए अब आइए, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी तय नहीं किया जा सकता। अब आप यहाँ पर देखो सवाल में क्या कहता है कि 11 अंक से बड़ी एक संख्या है जो 6 से विभाजित हो रही है, तो वो संख्या कभी समाप्त नहीं होगी। 4 पर, 2 पर, 5 पर या कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी समाप्त न होने का मतलब है कि उस संख्या का इकाई अंक क्या नहीं होगा। तो आपको यहाँ मैंने बताया कि इकाई अंक हमेशा सम होगी, विषम कभी नहीं हो सकती। तो बताइए, 4 पर समाप्त हो सकती है, 2 पर हो सकती है, लेकिन 5 पर वह संख्या कभी समाप्त नहीं हो सकती जो 6 से कट रही है। 5 ही नहीं, किस पर 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर और 9 पर संख्या समाप्त नहीं हो सकती जो संख्या 6 से क्या है, विभाजित हो रही है। आइए देखते हैं अगले पे, 7 और 13 की विभाज्यता। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अच्छे प्रश्न कुछ निकल कर आते हैं। 7 एवं 13 की विभाज्यता, 7 एवं 13 की विभाज्यता। देखिए, इसमें हम सबसे पहले नियम पे आते हैं कि अगर कोई एक अंक है, उसे 6 बार रिपीट करके कोई संख्या तैयार की जाए, या यूं कहें एक अंक है उससे 6 अंक की संख्या बनाई जाए, तो वो संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी और 13 से कटेगी। जैसे देखिएगा, जैसे अगर एक अंक x है, उसी अंक का हम 6 बार प्रयोग कर दें और अगर कोई संख्या बनाए, जैसे मान लीजिए हमने 27 लिखा, ये 2 कोई अंक है तो 2, 2, 2, 2, 2 6 बार लिख दें, तो ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या 15 ले लिया और ये 3 से कट रही है, 3 से कट रही है, कई बार में, 5 बार में। तो अब आप ये बताओ कि अगर ये संख्या 3 से कट रही है तो ये संख्या इस संख्या के भागफल से भी अवश्य कटेगी। यानी अगर कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है
तो वह संख्या उसके भागफल से भी अवश्य कटेगी। तो अगर ये संख्या 7 से कट रही है तो बताओ ये संख्या किससे कटेगी? 7 के भागफल से भी कटेगी। अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो ये संख्या 11 के बोलो भागफल से भी कटेगी। और अगर ये संख्या 13 से कट रही है तो बताओ 13 के भागफल से भी कटेगी। लेकिन अब यहाँ से देखना इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन निकल कर आएगा कि क्या ये संख्या और भी संख्याओं से कटेगी? हालांकि कटेगी तो बहुत सारी संख्याओं से, लेकिन जब अंक निर्धारित होगा तब। लेकिन अंक निर्धारित न हो, अंक की स्वतंत्रता हो, कुछ भी रखा जाए, तब देखो कन्फर्म रूप से किससे किससे कटेगी। तो ये संख्या x से कटेगी कई बार में। ये अगला देखिएगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है कि ए संख्या यक्स से भी कटेगी। अब देखो कई बार में, चलो इसका इसमें डिवाइड करें। हमने बोला है कि अगर यक्स से कटेगी तो इसके भागफल से जरूर कटेगी। चलो भाग करते हैं। एक बार यक्स उतरा 0, एक बार यक्स उतरा 0। देखो यहाँ से एक बार यक्स उतरा 0, एक बार यक्स उतरा 0, एक बार। और आगे देखिएगा कि अगर इस संख्या को काटा जाए तो ये संख्या यक्स और यक्स से भी कटेगी। कई बार में देखो, एक बार 0 0 1। देखो कैसे भाग करेंगे। एक बार यक्स उतरेगा 0, यक्स उतरेगा 0, यक्स उतरेगा एक बार। और फिर ये संख्या यक्स से कटेगी कई बार में? एक बार में। ध्यान रखिएगा, यही दो ऐसे हैं जिस पर प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर किसी भी अंक को रख दिया जाए तो वो संख्या 10101 और 1001 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब आते हैं, देखिए इसका दूसरा नियम क्या कहता है। इसका दूसरा नियम कहता है कि अगर 2 अंक की संख्या लिया जाए और उसे 3 बार रिपीट करके कोई संख्या तैयार किया जाए। जैसे मान लीजिए हमने XY 3 अंक की 2 अंक की कोई संख्या लिया, 3 बार रिपीट करके हमने तैयार किया। तो इस तरह की संख्या 7 और 13 से जरूर कटेगी। तो 7 से कटेगी तो बताइए भैया इसके भागफल से कटेगी। अगर ये संख्या 13 से कटेगी तो बोलो इसके भागफल से कटेगी। लेकिन अब देखिएगा यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है। हाँ, 11 से ये संख्या नहीं कटती। आगे देखिएगा कि अगर इस संख्या को XY से काटा जाए तो कई बार में कटेगी? 1, यक्स उतरेगा 0 1 0 1। अब आप देखिए, जब ये 6 अंक एक ही तरह की संख्या से बना था तो भी ये संख्या 1 0 1 0 1 से कटी। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर कि अगर हम इसे यक्स वाई से काटें तो ये एक बार में कटेगी। इसके अलावा इससे हम नहीं काट सकते। तो चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल 8 तरह से हमने इसको काटने की बात किया। और ये चीज़ इसका इम्पोर्टेंट आता है कि अगर 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिख करके किसी 6 अंक की संख्या को बनाया जाए तो वह संख्या सदैव कटेगी किससे? 1 0 1 0 1 से। आइए अब हम बात करें आगे। देखिएगा अगले प्रश्न की ओर हम चलें कि 3 अंक की संख्या लें। ये इसका तीसरा नियम होगा कि 3 अंक की कोई संख्या लें और इसे हम 2 बार लिख करके 6 अंक की संख्या तैयार करें। तो देखो ये संख्या निश्चित रूप से डिवाइड हो जाएगी 7 से, तो 7 के भागफल से। फिर देखो 13 से, तब बताओ भाई 13 के भागफल से। अब देखिए ये संख्या कटेगी XY Z से। ये इम्पोर्टेंट। कई बार में देखो, एक बार 0 0 1 बार। अब आप देखो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर कि अगर मैं एक अंक की संख्या को 6 बार लिख करके 6 अंक की कोई संख्या बनाए तो वो संख्या भी 1 0 0 1 से कटेगी। और अगर 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख करके 6 अंक की संख्या बनाए तो वह संख्या भी 1 0 0 1 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखिएगा XY Z। अगर मैं इसकी बात करूं तो बोलो एक बार में ये विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसमें तमाम तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे ये दे दिया जाए
कि एक संख्या है जो है पी 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 एंड पी, और एक संख्या है जो एक्स वाई जेड है, और कहा जाए बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो देखो ये संख्या भी पक्का है 1001 से कटे, और ये संख्या कुछ भी लिखा जाए इसकी जगह, ये संख्या भी 1001 से कटेगा। तो बताओ इनका एचसीएफ क्या आ रहा है, 1001 आ रहा है। ठीक है, तो आप कहने का हमारा आशय ये है कि आप यहाँ पर ध्यान रख करके चलिए। अब आपको ये लगे कि इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल है। 1001 यहाँ का भी फैक्टर है और 1001 यहाँ का भी फैक्टर है। आइए अब मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर आपने देखा कि 7 और 13 की विभाज्यता की ये बात आ गई। यहाँ पर अगर सेम डिजिट को 6 बार लिख कर बनाया जाए तो वह 10101 और 1001 से कटेगी, और 2 अंक की संख्या को 3 बार करके 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो वह 10101 से कटेगी, और अगर 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख करके 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो वह निश्चित रूप से किससे कटेगी, 1001 से। अब देखिए हम चलते हैं 8 से विभाज्यता पर। 8 की विभाज्यता थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। आठ की विभाज्यता देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है, अंक को हमने हिडन कर दिया। अगर इसके सैकड़ा पर, दहाई पर और इकाई पर 00 आए तो ये संख्या निश्चित रूप से 8 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी पहचान है कि अगर इतनी संख्या को हम ले लें और इसमें 8 से विभाजित करें और हमें पूर्णांक मिल जाए, पूर्णांक का आशय 8 इसे पूरा पूरा क्या करे, काट दे, तो ये तय होता है कि यह संख्या भी 8 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए ये हमने एक संख्या ले ली, अब मैं केवल इतनी संख्या उठा लूँ, 128 8 से डिवाइड कर दें तो देखो आ गया 8 एकम 8, 8 संग 48। बोलो भाई, अब देखिए 8 ने इसको काट दिया, 16 बार में पूर्णांक है, इसका मतलब ये संख्या निश्चित रूप से क्या होगा भाई, 8 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए 9 की विभाज्यता जल्दी से देख लीजिए, और 9 बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। 9, 11 ये 2 ऐसे बचे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पर हम लोग चर्चा करें कि 9 से विभाज्यता। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता देखिए, अगर हम किसी संख्या के अंकों को जोड़ दें, किसी संख्या के अंकों को जोड़ दें और उसमें 9 से भाग कर दें, अगर हमें पूर्णांक मिल जाए तो समझ लो कि ये संख्या 9 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। और जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो अपने गुणनखंड के किसी भी कॉम्बिनेशन से जरूर विभाजित होगी। का मतलब ये है कि अगर मैं 9 का फैक्टर कर दूं तो ये आएगा 3 गुणे 3, यानी यह संख्या 3 से भी कटेगी और दोनों को मिला दें तो 9 से भी कटेगी। यहाँ कहने का हमारा आशय है कि आप ये चीज़ ध्यान जरूर रखा करो कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या को डिवाइड करती है तो वह अपने गुणनखंड के किसी भी कॉम्बिनेशन के द्वारा भी विभाजित की जाएगी। जैसे मैं 24 का फैक्टर कर दूं तो 2, देखिए ये आया। अब 24 जो संख्या, जैसे मान लो संख्या n है, अगर ये 24 से विभाजित हो रही है तो ये n किससे किससे विभाजित होगी, 2 से भी होगी और 3 से भी होगी। इतना बड़ा कॉम्बिनेशन बना दें तो 4 से भी होगी, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन बना दें तो 6 से भी होगी, हम अगर इतना बना दें तो 8 से भी होगी, और अगर मैं इतना बना दूं तो 12 से भी होगी, और मैं कुल ले लूं तो वो 24 से भी होगी। हमारा कहने का मतलब यही था कि अगर कोई संख्या 24 से विभाजित हो रही है तो 24 के गुणनखंड से बनने वाली, गुणनखंड के कॉम्बिनेशन से बनने वाली किसी भी संख्या के द्वारा वो संख्या निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। चलिए ये तो रहा 9 की बात, और अब 9 पे कुछ हम विशेष बात करेंगे यहाँ पर
एक दो पॉइंट हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो जरा गौर से इसको समझिएगा। 9 की बात करते हैं। देखिए, पहले तो आप ये जानो कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। अंक और संख्या में क्या अंतर है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई 3 अंकों वाली संख्या है, अंकों वाली संख्या है, जैसे सैकड़ा, दहाई, इकाई। सैकड़ा यक्स है, दहाई वाई है, इकाई जेड है। तो अगर मैं इसको संख्या के रूप में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ये तो इसके डिजिट है, अंक हैं। तो ध्यान रखो, सैकड़ा की प्लेस वैल्यू 100, दहाई की 10 और इकाई की 1 होती है। जब हम संख्या लिख रहे होते हैं तो प्लेस वैल्यू में उसकी डिजिट का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100x, प्लेस वैल्यू में डिजिट का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10y, प्लेस वैल्यू में डिजिट का गुणा करेंगे तो हो जाएगा z। और ये है 3 अंक की संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि अंक और संख्या का क्या अंतर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा। देखो, 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है तो निश्चित है कि उसमें दहाई होगा, इकाई होगा। मान लो दहाई x है और इकाई y है। तो जरा ये बताओ कि अगर ये है तो इससे जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी। अब आप देखो बेटा, यहाँ प्लेस वैल्यू 10, प्लेस वैल्यू 1, गुणा कर दें तो बोलो कितना हुआ, 10x प्लस y। अब हम क्या करते हैं कि इनके स्थान को बदल देते हैं, यहाँ y और यहाँ पर x हो जाता है। तब जरा बताइएगा कि जो ये नई वाली संख्या बनेगी फिर ये क्या बनेगी, ये बनेगी 10y प्लस x। अब आप आगे ध्यान से देखो जो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने इनका निकाल लिया अंतर। क्या किया भाई, अंतर। अब मैं अंतर करूं तो ये माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा बोलो, 9x माइनस 9y, और मैं 9 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा x माइनस y। मुझे बड़ा नहीं पता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो मैं यहाँ डिफरेंस का चिन्ह लगा देता हूँ। आपसे हमने क्या बताया कि अगर कोई भी फैक्टर है और वो फैक्टर का हर एलिमेंट मूल संख्या को डिवाइड करेगा, तो जरा बताओ ये अंतर किसका अंतर है, 2 अंकों की संख्या के अंकों के स्थान को बदलने और मूल संख्या के बीच का अंतर है, और फैक्टर है 9 गुणे x माइनस वाई। तो बताओ ये अंतर 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अंकों के अंतर से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि 2 अंक की किसी संख्या और अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त होने वाली नई संख्या का अंतर सदैव विभाजित होगा या तो 9 से या अंकों के अंतर से। अब देखिए इस पे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछा गया था। चलिए बेटा ध्यान देना, एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं और यहाँ पे है कि यदि PQ एक 2 अंकों की संख्या हो तो PQ डिफरेंस QP सदैव विभाज्य होगा। ऑप्शन ए P प्लस Q से, ऑप्शन बी PQ से, P गुणे Q से, ऑप्शन सी P डिफरेंस Q से, ऑप्शन डी 11 से। चलो देखो यहाँ कहता है कि यदि PQ एक 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक की संख्या का मतलब है दहाई और इकाई। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उस संख्या में से अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या को घटा रहे हैं। तो कहता है कि इससे जो रिजल्ट आएगा वह इनमें से किससे विभाजित होगा। तो अभी अभी आपको हमने बताया कि 2 अंक की संख्या और अंक के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का डिफरेंस सदैव विभाजित होगा या तो 9 या अंकों के अंतर से। इसमें 9 रहता तो वो भी आंसर होता, अंकों का अंतर P डिफरेंस Q से।
तो ये 9 से विभाजित होने वाली संख्या का एक गुण है। नोट करिए जल्दी से। चलिए आइए एक प्रश्न हम इसमें और ले लेते हैं। 9 पर देखिएगा, कह रहा है कि यदि 10 पर घात n-1 से प्राप्त संख्या के अंकों का योग फल 333 हो तो n का मान होगा 45, 113, 37, 30। देखो यहाँ सवाल में दे रहा है कि अगर 10 पे घात n-1 से प्राप्त एक संख्या, उसके अंकों को जोड़ा जाए और उसका योगफल 333 हो तो n का मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम नंबर सिस्टम, एक्चुअली जहाँ पर भी आपको दिक्कत आए ना वहाँ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के आप चेक करोगे तो रास्ता आपको दिख जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ कि 10 पे घात n-1, अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूँ तो ये 9 आएगा, और 9 में एक ही अंक है तो इसका जो योग है वो 9 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ तो देखो ये 99 आएगा, और इनके अंकों का योग कितना आएगा, 18 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ और हल करूँ तो 999 आएगा, और अंकों का योग कितना आएगा, 27 आएगा। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि अगर इस अंक के योग में 9 से भाग करूँ तो ये वही आ रहा है जो यहाँ का घात है। देखो यहाँ भी अगर 9 से भाग करूँ तो ये वही आ रहा है जो यहाँ का घात है, और अगर मैं इसमें 9 से भाग करूँ तो यही आ रहा है यहाँ का घात है। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर इनके योग में 9 से भाग कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा भागफल वही n का मान होगा। अब बताओ इनका योग यहाँ कितना है, तो 333 में अगर मैं 9 से भाग कर दूँ तो देखो हो जाएगा 9 त्रिक 27, 6 3, 9 सते 63, अर्थात n का मान बोलो क्या हो गया, 37 हो गया। तो ध्यान रखिएगा अगर इस तरह का केस है और अंकों का योग दिया गया है, वो बहुत ब्रॉड भी क्यों न हो, उसमें 9 से भाग करिए और जो उसका रिजल्ट आएगा वही उस 10 का घात n होगा। चलिए आइए चलते हैं 10 से विभाज्यता पर। दस से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि वो सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 हो, वह संख्या 10 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाती है। और अब बहुत महत्वपूर्ण है 11 की विभाज्यता। ग्यारह से विभाज्यता, देखिए 11 से विभाज्यता के पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि सम और विषम स्थान अंक क्या होता है। देखिए जैसे अगर मैं एक संख्या लिख दूं P Q R S T U V W X Y Z, मान लो ये एक संख्या है। देखो ये क्या है, ये पहले नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर क्या है वो नहीं, किस प्लेस पर है वो देखना है। ये 5वें पर है, ये 7वें पर है, ये 9वें पर है, ये 11वें पर है। इसका मतलब इसे 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 और इसे विषम स्थान की संख्या कही जाएगी। भले ही यहाँ पर सम क्यों न हो, लेकिन स्थान विषम पर माना जाएगा। उसी तरह से ये देखो दूसरा है, ये चौथा है, ये 6वां है, 8वां है, 10वां है। यानी इस संख्या को, इस संख्या को, इस संख्या को, इसको और इसको सम स्थान की संख्या कहा जाएगा। वहाँ पर कौन सी संख्या अंक लिखा है उससे हमारा मतलब नहीं है,
वो सम है, विषम है, शून्य है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। किस स्थान पर रखा है हमारा मतलब केवल वहाँ से है। तो ये सम और विषम स्थान आप समझ गए होंगे। अब देखिए 11 से विभाजित होने वाली संख्या की पहचान क्या है। तो ये है कि अगर हम विषम स्थान के अंकों का योग कर दें, ठीक, और इसमें से सम स्थान के अंकों के योग को घटा दें और इसका रिजल्ट 0 या 11 का गुणक आए। 11 का गुणक 11, 22, 33 आए तो समझ लो कि वह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये नियम तो आपको मैंने बता दिया कि अगर विषम स्थान अंकों का योग सम स्थान अंकों के योग का अंतर 0 आए या 11 का गुणक आए। तो अब आप ध्यान रखो कि 11 का गुणक खोजने में बड़ी समस्या होती है। हम आपको अब वो नियम पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें हम केवल 0 को लेकर के चर्चा करेंगे कि केवल 0 रखिए और आप अननोन नंबर को नोन कर लीजिए। कैसे, देखिए आगे। चलिए, अब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया गया, कुछ इस तरह का सवाल है कि 7K980315 संख्या यदि 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो तो K की वैल्यू क्या होगी, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम विषम स्थान के अंक को जोड़ें। तो ये देखो विषम स्थान पर है ये, यानी 7 और 9 16, 0 16 और 1 17 में से सम स्थान वाले अंकों को घटाया जाए। तो देखो सम स्थान ये है K 8, 3 11 और 5 16। तो देखिए हमारा ये आ गया 16 प्लस K। अब हमने आपसे क्या कहा कि अब हम तो यहाँ क्या रखें, 0 रखें कि 11 का गुणक रखें, 44 रखें, क्या रखें, ये तय नहीं है। तो हम 0 ही मानेंगे। जब हम यहाँ 0 मानेंगे तो देखो K की कौन कौन सी वैल्यू संभावित होगी, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दे लीजिएगा। देखिए K की कौन कौन सी वैल्यू संभावित होगी। तो देखो सबसे पहले नंबर पर लाइन को छोटा कर लें। देखो K का मान पॉजिटिव और 10 से छोटा आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आए। अगर K का मान निगेटिव आ गया तो पक्का है कि 10 से छोटा ही रहेगा। चलो तब हम क्या करेंगे, तो देखो इस नेगेटिव मान में 11 तब तक जोड़ेंगे, 11 को हम तब तक प्लस करेंगे जब तक कि हम पहले आंसर को प्राप्त न कर लें। दूसरा देखो कि अगर पॉजिटिव आए और 10 से बड़ा आ जाए तब हम देखो क्या करेंगे, तब हम उस पॉजिटिव मान में से 11 को तब तक घटाएंगे जब तक कि हम पहली स्थिति में न पहुंच जाएं। और अगर यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव आए और 10 के बराबर आ जाए K का मान, तो ध्यान रखना K का मान कुछ भी संभव नहीं है जिसे वहाँ रख दिया जाए तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। अब इसको यहीं रहने देते हैं और आते हैं सवाल पर। अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो इसे मैं तोड़ने जा रहा हूँ। तो ये हो गया 17 - 16 - K बराबर 0।
ठीक है। अब यहाँ से देखो आ गया 1 माइनस के बराबर 0, के को उधर भेज दो तो के का मान आ गया 1। क्या आया भाई? पॉजिटिव आया और 10 से छोटा आया। इसका मतलब कि यह आंसर हमारा क्या है? सही है। ओके, चलिए जल्दी कर लीजिए, तो कुछ उदाहरण हम और दे दें आपको। चलिए अब एक प्रश्न और देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि 9K807391 संख्या 11 से विभाज्य हो तो के का मान क्या होगा? अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले विषम को जोड़ो तो 9 8 17, 17 और 7 24, 9 33 और 1 34, 34 माइनस यहाँ देखो के 0 0 और यहाँ पे हो गया 3, गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, यहाँ पर 1 है। 9 8 17, 17 और 7 कितना हुआ भाई? 24 और 9 33, 33 माइनस, चलिए अब जरा के को देखिए, के 0 0 और 3, 3 और 1 4, के प्लस 4। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 9K807391। चलिए और इसको हमने क्या कहा? 0 मान लेंगे। अब जरा यहाँ देखो, तो ये हो गया 33 माइनस के माइनस 4 बराबर 0। इसको उधर भेज दो तो देखो के का मान बोलो कितना हो गया? 29 हो गया। अब अगर ये 29 हो गया तो देखिए हम कहाँ पे हैं? पॉजिटिव है और 10 से बड़ा है। कहने का मतलब है कि हम तीसरे पर हैं, पॉजिटिव है 10 से बड़ा है। तो क्या करना है? इस वैल्यू में से 11 को तब तक घटाते रहना है जब तक कि हम 10 से छोटी संख्या न प्राप्त कर लें। तो बोलो इसमें से 11 माइनस करो, कितना हुआ? 18। 11 माइनस करो, बोलो कितना हुआ? 7। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव है और 10 से छोटी संख्या है, अतः यहाँ पर के की वैल्यू को हमें क्या रखना चाहिए? 7 रखना चाहिए। और 7 रखेंगे तो वह संख्या 11 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखिए, विभाज्यता यहाँ पे समाप्त हुआ है और अगले वीडियो में हम उठाएंगे भाजक पर आधारित प्रश्न। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। एक बात ध्यान रखिए कि आप लोग का जो कमेंट आता है बहुत अच्छा लगता है और इससे लगता है कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं। ये जो समय है ये बहुत प्रतिकूल समय है, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। कुछ बच्चों का बड़ा मर्मस्पर्शी कमेंट आता है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं और संभव नहीं है कि ये सही भी है कि अगर एक एक चैप्टर में हम 400-500 क्वेश्चन ना करें तो तैयारी का कोई मतलब नहीं होता है। तो बेटा जहाँ तक संभव है आप बुक्स वगैरह लेकर के पढ़िए, और जो हमारे तक पहुँच सकते हैं मैं उनके लिए एक मैसेज दे रहा हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, कोचिंग क्लास को ओपन होगी तो मैं निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट प्रैक्टिस बैच आपको दूंगा और मैं उसमें 10,000 क्वेश्चन कराने का टारगेट रख रहा हूँ, एडवांस और अंगणित मिला करके। लेकिन आप लोगों को इसके लिए छोटा सा काम करना होगा कि जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है उसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे सेंड करें ताकि मैं एक लिस्ट तैयार करूं कि हमें कितने बच्चों की प्रैक्टिस करानी है और उतना मैटर हम घर पे बैठ करके टाइप करा लें ताकि आप जब मिलो हमसे तो कम से कम समय में आपको हम भरपूर प्रैक्टिस दे सकें। सहयोग बनाए रखिए आप लोग, पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, छुट्टी का पूरा सदुपयोग पढ़ाई में करिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।